मित्रों नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग लगातार व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। व्याकरण के अध्ययन में तद्धित प्रकरण चल रहा है। तद्धित प्रकरण में आपने ये देखा कि जीवति तु वंशे युवा एक सूत्र आया था, जो इस सूत्र को हम लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ा था। जीवत तु वंशे युवा ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि वंशे पित्रादो जीवति पौत्रादेह यद अपत्यम चतुर्थादि तद युव संयम मेवशात। मतलब इसका मतलब यह होता है जीवति तु वंशे युवा, जीवति तु वंशे युवा। तो जीवति तु वंशे युवा ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि वंशे पित्रादो जीवति, वंशे पित्रादो जीवति पौत्रादेह यद अपत्यम चतुर्थादि तद युव संयम एवं। मतलब कि वंश में पिता पितामह आदि के जीवित रहते हुए जो चौथी पीढ़ी है, अर्थात जो पौत्र प्रपौत्र आदि की जो पीढ़ी होती है, उसकी युवा संज्ञा होती है, अर्थात वो युवा संज्ञा के नाम से जाता है, उसकी युवन संज्ञा या युवा संज्ञा होती है। तो जीवतितु का मतलब क्या हो जाएगा कि वंश में पिता आदि के या पितामह आदि के जीवित रहने पर, मतलब वंश का जो मूल व्यक्ति है, वो मूल व्यक्ति के जीवित रहते यदि चौथी पीढ़ी चल रही हो और चौथी पीढ़ी में पौत्र प्रपौत्र आदि यदि विद्यमान है, तो उनकी युवा संज्ञा होती है इस सूत्र के द्वारा। जीवतितु वंशे युवा। तो जीवतितु वंशे अर्थात वंश में, जीवति अर्थात पिता पितामह के जीवित रहने पर जो युवा, जो चतुर्थी पीढ़ी है, जो चतुर्थी पीढ़ी मतलब पौत्र प्रपौत्र आदि की जो पीढ़ी है, उसकी युवा मतलब होती है संज्ञा। तो ये जो युवा है यही संज्ञा है। तो जीवति तु वंशे युवा ये सूत्र क्या करता है, युवन संज्ञा अर्थात युवा संज्ञा करने वाला सूत्र है। इस सूत्र को बढ़िया से आप तैयार कर लेना। युवा संज्ञा होती किसकी है कि यदि वंश में मूल व्यक्ति जीवित हो, पिता पितामह आदि जीवित हो और चौथी पीढ़ी चल रही हो, तभी उस चौथी पीढ़ी की युवा संज्ञा करता है ये सूत्र। ठीक है। अब यहां पर युवा संज्ञा जब हो जाती है तब एक सूत्र आता है गोत्राद्यून्यास्त्रियाम। तो गोत्राद्यून अस्त्रियाम ये जो सूत्र है, इस सूत्र को क्या कर लेना, अलग अलग कर लेना। यहां पर पहले इस पद, इसके पद, यहां पर एक पद है गोत्रात, इसके बाद है यूनि, इसके बाद है आस्त्रियाम। गोत्रात यूनि, इसके बाद है अस्त्रियाम। तो गोत्रात यूनि अस्त्रियाम, इस प्रकार से मिलकर के ये सूत्र बना है गोत्रात यून अस्त्रियाम। ठीक है। तो यहां पर ताको हो जाता है द, और द या संयोग होकर के क्या बन जाता है द्या। तो इस प्रकार से गोत्राद्यून आस्त्रियाम में आ अच है, यूनि में ई है, यहाँ पर यण होकर क्या बन जाता है, ई के स्थान पर यह हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सूत्र क्या बना है, गोत्राद्यून आस्त्रियाम। इस प्रकार से ये समझना। अब गोत्राद्यून्यास्त्रियाम, गोत्राद्यून्यास्त्रियाम ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता गया है। तो पहले तो आप ये समझ गए, ये समझ जाओ कि यहाँ पर तीन पद हैं। पहला पद है गोत्रात, इसके बाद है यूनि, इसके बाद है आस्त्रियाम। ठीक है। यही तीन पद इस सूत्र में, ये तीन पद मिलकर ये जो सूत्र है, ये सूत्र बना हुआ है। तो अब यहाँ पर गोत्रात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। जैसे रामात बनाते हो उसी प्रकार से यहाँ पर गोत्रात, यूनि सप्तम्यंत पद है, आस्त्रियाम भी सप्तम्यंत पद है। तो गोत्रात कैसा पद है, पंचम्यंत पद, यूनि सप्तम्यंत पद, आस्त्रियाम सप्तम्यंत पद। अब यहां पर ये तो समझ गए कि यहां पर ये पंचमी में है, ये सप्तमी में है, ये भी सप्तमी है। तो अब ये जो सप्तमी जो विभक्तियां पंचमी होती है, इनसे ही अर्थ का एक तरह से निर्धारण होता है। इन्हीं से अर्थ निकलता है कि यहाँ पर अर्थ कैसे आपको सटीक लगाना है। इसकी वृत्ति में लिखा है कि यूनि अपत्य, यहाँ पर जैसे यूनि है ना, तो यूनि सप्तम्यंत पद है, तो यूनि अपत्य। अब यून्य पत्ते, यूनि अपत्य, यहां पर भी क्या होता है, यण होकर के यून्य पत्ते ऐसा बन जाता है। यून्य पत्ते, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में यह वृत्ति लिखी है। यून्य पत्ते का मतलब होता है युवा पत्त विवक्षित होने पर। तो सप्तमी है, तो क्या आप इसका अर्थ करोगे कि युवा पत्त विवक्षित होने पर। अब ये युवा पत्त विवक्षित कहां से आया, तो जीवत तु वंशे युवा सूत्र पहले है, इसने युवा संज्ञा किया था। ठीक है। युवा संज्ञा इसने कर दिया था, तो इससे क्या लगाएंगे कि युवा पत्त विवक्षित होने पर, अर्थात जब जीवत तु वंशे युवा सूत्र से, जीवत तु वंशे युवा सूत्र से जब युवा संज्ञा कर देते हैं, युवन संज्ञा जब हो जाती है, तो ऐसी स्थिति पे यह सूत्र कहता है कि युवा यून्य पत्ते अर्थात युवा पत्त विवक्षित होने पर गोत्र प्रत्यांताद एव,
गोत्र प्रत्यांताद एव, यहां पर एव आ जाना, दा हलंत है, दा में ए है तो यहां पर एव को अलग कर देना, ठीक है। तो गोत्र प्रत्यांताद, गोत्र प्रत्यांताद एव, इसका मतलब होता है कि गोत्र प्रत्यांत से ही, क्योंकि एव मतलब क्या हो, ही, मतलब यह निश्चय करता है कि गोत्र प्रत्यांत से ही, क्या गोत्र प्रत्यांत से ही, तो कहते हैं प्रत्यय स्यात्, अर्थात प्रत्यय होता है। तो ये कहते हैं कि युवापत्य विवक्षित हो, युवापत्य के विवक्षित होने पर गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय हो, ऐसा ये सूत्र कहता है। आगे क्या कहता है, स्त्रियाम तू ना युव संज्ञा। अब यहां पर ये जो पद आया था ना, देखो गोत्रादि यूनि, ये जो सूत्र में दो पद हैं, इन पदों का जो अर्थ अभी तक हमने यहां तक किया, स्यात् तक, ये दो पदों का अर्थ यहां से यहां तक हो जाएगा, ठीक है। गोत्रात योनि, गोत्रात मतलब गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय हो, इसका मतलब ये हो जाएगा, गोत्र शब्द का गोत्रात से क्या हो जाएगा कि गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय हो। और यूनि का अर्थ क्या हो जाएगा कि युवापत्य विवक्षित होने पर, तो यून्य पत्ते गोत्र प्रत्यांताद एव प्रत्यय स्यात्, ये जो वृत्ति में जो इतना अर्थ लिखा है, इन दो पदों से अर्थ निकाल आता है। अब यहां पर तीसरा पद है आस्त्रियाम, तो आस्त्रियाम मतलब जो स्त्री नहीं है, तो स्त्री, ना स्त्रियाम, ना स्त्री अस्त्री तस्याम आस्त्रियाम, इस प्रकार से सप्तमी में बनता है, तो ना स्त्री अस्त्री तस्याम आस्त्रियाम, ठीक है। तो अब ये आस्त्रियम कहने का मतलब क्या है, तो आस्त्रियम कहने का मतलब है कि स्त्रीलिंग को, स्त्री प्रकरण को छोड़कर या स्त्री को छोड़ करके, ठीक है। तो जो स्त्री प्रत्यय होते हैं उनको छोड़ करके, मतलब स्त्रीलिंग में या स्त्री प्रकरण में ये सूत्र जो है, ये मतलब सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, ये सूत्र वहां पर युवापत्य की विवक्षित होने पर गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका कारण यह है कि स्त्री की युव संज्ञा नहीं होती, तो स्त्री की युवन संज्ञा नहीं होती, इसीलिए यहां पर लिखा है स्त्रियाम तू ना युव संज्ञा, अर्थात स्त्री की युवा संज्ञा नहीं होती। तो स्त्री की युवा संज्ञा नहीं होती तो वहां पर यह सूत्र कार्य नहीं करेगा। अब आपको ये दो बातें समझ में आ गई होंगी कि जीवत तू वन से युवा, ये जो सूत्र है ये युवन संज्ञा करता है। गोत्रात यून्या स्त्रियाम, यह सूत्र कहता है कि युवापत्य विवक्षित होने पर, अर्थात युवापत्य होने पर गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय हो, मतलब पहले गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय करना है, ठीक है। तो गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय हो, लेकिन स्त्री में ये स्त्री की युग संज्ञा नहीं होती, मतलब स्त्री में ये जो सूत्र है ये काम नहीं करेगा। तो अब यहां पर ये जो सूत्र है, ये सूत्र कैसा है, नियम सूत्र है। गोत्राद यून्य स्त्रियाम जो सूत्र है ये नियम सूत्र है, तो इसने केवल नियम किया कि देखो नियम ये है, मानो तो सही ये है, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना कि वास्तविक रूप से नियम तो ये होता है, तो वही है कि ये कह रहा है कि नियम तो ये होता है, मतलब नियम ऐसा है। क्या नियम है कि युवापत्य विवक्षित होने पर गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय होगा। स्त्रियाम तो ना युग संज्ञा, स्त्री की युग संज्ञा होती नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग में युग संज्ञा नहीं होती। तो अब ये सूत्र क्या कर दिया, किसने नियम किया, जीवत तू वंश युवा सूत्र ने संज्ञा, ये संज्ञा किया, इसने संज्ञा, ये संज्ञा सूत्र है, तो ये संज्ञा का काम कर रहा है। ये इसने कह दिया कि भाई जो चौथी पीढ़ी का जो पौत्र प्रपौत्र होगा मूल व्यक्ति के जीवित रहते हुए, उसकी युवा संज्ञा, अर्थात वो युवा के नाम से जाना जाएगा। अब जब युवा के नाम से जाने जाएंगे तो इन्होंने क्या कर दिया कि नियम कर दिया। नियम क्या किया कि युवापत्य के विवक्षित होने पर गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय हो। अब गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय हो ऐसा इसने नियम किया, तो फिर अब ये कहां पर घटेगा, कहां पर ये लगेगा। अब यहां पर क्या होता है कि एक सूत्र आता है यं योश्च, यं योश्च, यं योश्च ये सूत्र आता है, ठीक है। यं योश्च ये सूत्र आता है। अब यं योश्च ये जो सूत्र है, ये सूत्र अब कहता क्या है, तो ये समझना, ये जो सूत्र है ये प्रत्यय करने वाला सूत्र है। ये सूत्र यं योश्च सूत्र प्रत्यय करता है। कौन सा प्रत्यय करता है, तो एक प्रत्यय होता है फक। कौन सा प्रत्यय है, फक। जिसको गाली भी देते हैं ना बहुत इंग्लिश वाले, जो अत्याधिक मॉडर्न वाले होते हैं गाली देते हैं जो, तो वही वही फक यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये जो यं योश्च जो सूत्र है ये फक प्रत्यय करता है। फक प्रत्यय कैसी स्थिति पर करेगा, तो अब यहां पर इसकी वृत्ति में लिखा है कि गोत्र यौ यौ यं यौ, गोत्र यौ यं यौ तदंतात फक।
मतलब गोत्रे यौ यं यौ तदंतात फक, गोत्रे यौ यं यौ तदंतात फक स्यात्, तदंतात फक स्यात्। मतलब इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये सूत्र? तो ये सूत्र कहता है कि गोत्रे, गोत्र इसकी वृत्ति लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में आप देखोगे तो वहां पर ऐसे ही लिखा है, गोत्रे अर्थात गोत्र अर्थ में, ठीक है, गोत्रे मतलब सप्तमी है तो क्या लगाओगे, गोत्र अर्थ में, यौ मतलब जो, यं यौ, यं यहां पर एक प्रत्यय है यं प्रत्यय और एक प्रत्यय है अय प्रत्यय, ठीक है, तो यं यौ मतलब अय यं और अय, तो यं और अय प्रत्यय यं यं यंयोश्च एक सूत्र आया था, उस सूत्र ने क्या किया था कि यं और अय प्रत्यय है ना, हाँ, गोत्रे यत् यंयंतम अयंतम तदंत तद अवयवो एतयो लुक्षात, अच्छा गर्गादिभ्यो यं से यं प्रत्यय हुआ था। तो जो पूर्व सूत्र से गर्गादिभ्यो यं से यं प्रत्यय हुए थे, तो यं और अय प्रत्यय, तो गोत्र अर्थ में जो यं और अय प्रत्यय, तो गोत्र गोत्रे अर्थात गोत्र अर्थ में यौ मतलब जो, यं और अय प्रत्यय, तो गर्गादिभ्यो यंश गोत्र अर्थ में, जिसको आपने बनाया था गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्यः वत्सस्य गोत्रापत्यम वात्स्यः, ये दो रूप आप पिछली बार बनाए थे। इसी तरह से यहां पर क्या होता है कि ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि गोत्र अर्थ में यं और अय प्रत्यय तदंतात, ऐसे प्रत्ययों से, ऐसे तदंत प्रत्ययों से क्या होता है कि फक प्रत्यय होता है, ठीक है। तो गोत्र अर्थ में, गोत्रार्थ में जो यं और अय प्रत्यय तदंतात अर्थात तदंत शब्द से, मतलब वो अंत में है ऐसे शब्द से, तो गोत्रार्थ में जो यं और अय प्रत्यय ऐसे तदंत अर्थात तदंत का मतलब तद मतलब वह, अंतात मतलब अंत में हो, तो वो अंत में रहते क्या होता है, फक अर्थात फक प्रत्यय स्यात् मतलब होता है। तो ये याद रखना कि ये जो यं योश्च जो सूत्र है, ये फक प्रत्यय करने वाला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, सूत्र को याद कर लो, ठीक है। फक प्रत्यय के उदाहरण भी पूछे जाते हैं। तो ये फक प्रत्यय कैसी स्थिति पे होता है कि गोत्र अर्थ में जो यं और अय प्रत्यय तदंत अर्थात वह अंत में हो, कौन, यं और अय प्रत्यय, ऐसी स्थिति पे फक प्रत्यय होता है। मतलब पहले क्या करना है कि गोत्रापत्य में जो तो प्रयोग बनाना है, गोत्रापत्य में जब आप प्रयोग बना लोगे ये प्रत्यय करके, तो इसके बाद फिर फक प्रत्यय लगाना है। अब ये तो समझ में आ गया कि गोत्रापत्य में जो यं और अय प्रत्यय तदंत से क्या होता है, फक प्रत्यय होता है। अब फक प्रत्यय जब हो जाएगा तो अब फक प्रत्यय करने के लिए यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब फक प्रत्यय को जो आदेश होंगे, इसके लिए यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आता है। इस सूत्र को बढ़िया से तैयार कर लेना, क्योंकि ये सूत्र यदि आपको बढ़िया से लग गया, आपने इस सूत्र को बढ़िया से घटा लिया अपने मस्तिष्क पर, तो ये समझ जाओ कि इससे बहुत सारे प्रत्यय आपको समझ में आ जाएंगे, बहुत सारे उदाहरण समझ में आ जाएंगे, क्योंकि प्रत्यय के बाद जो आदेश होता है ना, उससे पूरा रूप ही बदल जाता है, आप पता नहीं कर पाओगे कि यहां पर यह प्रत्यय हुआ है। जैसे गार्ग्यायण और दाक्षायण, अभी यहां पर उदाहरण आएंगे। गार्ग्यायण और दाक्षायण में होता क्या है कि यहां पर फक प्रत्यय है, लेकिन बिल्कुल भी आप देख के नहीं समझ पाओगे, कि अनुमान भी नहीं लगा पाओगे कि यहां पर फक प्रत्यय हुआ है। क्यों? क्योंकि एक सूत्र आता है आयने यीनी यह फाढ़ा ख छगाम प्रत्यादि नाम, आयने यीनी आयने यीनी यह, आयने यीनी यह फ ढ ख जघाम फ ढ ख फ ढ ख छघाम फ ढ ख छघाम प्रत्ययादि नाम, प्रत्ययादि नाम, ये सूत्र है। आयने
यीनी यह फाढ़ा छघाम प्रत्यादि नाम। ये जो सूत्र है, सूत्र की वृत्ति में लिखा है कि प्रत्यादेहे फस फस आयन ढस ए खस इन छस ई घस ई एते स्युहु। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्रम से जो प्रत्यय है, प्रत्यय जैसे मान लो फक, फक के लिए यहाँ पर फक प्रत्यय, तो फक में क्या होता है, ककार की होती है इत संज्ञा, ठीक है। फक में ककार की इत संज्ञा होकर केवल क्या बचता है, फा बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुबंध लोप होकर के जो मूल प्रत्यय बचता है, उसी प्रत्यय को ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर ये जो 5 हैं, 5 जो वर्ण लिखे हैं, ये प्रत्यय हैं, और इन प्रत्ययों को यहाँ पर क्रम से जो आदेश होता है, ये क्रम से आदेश यहाँ पर लिखा है। तो याद रखना कि क्रम से इन प्रत्ययों को ये आदेश होते हैं, ठीक है। तो फा ढा खा छघाम मतलब इनके स्थान पर आयने यीनी यह ये प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यादि नाम मतलब प्रत्यय के आदि में, प्रत्यादे मतलब प्रत्यय के आदि में जो फा ठा ख छघाम अर्थात ये जो वर्ण है, इनको क्रम से आयन आयने यीनी यह ये प्रत्यय होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक साथ लिखे हैं, इनको थोड़ा सा अलग कर लो। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पहला पद है आयन, पहला क्या है, आयन, ठीक है। आयन, इसके बाद आयन में ना में ए की मात्रा है तो ए, इसके बाद दूसरा क्या कर देना, दूसरा प्रत्यय, दूसरा आदेश क्या है, ए, ठीक है। तो आयन, इसके बाद यहां पर यहां तक आ जाएगा ए। अब ए में क्या है, ए में या हलंत है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या बचेगी, बड़ी ई बचेगी, ठीक है, दीर्घ ई, और इसके बाद ई के बाद क्या है, ना है, तो ना भी क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा क्या हो जाएगा आदेश, इन, तीसरा क्या हो जाएगा, इन। तो आयन ए इन, इन में ना हलंत है तो बड़ी ई यहां पर भी बचेगी, फिर इसके बाद छोटी ई है, ठीक है। तो छोटी ई है तो क्या बचेगा, ई है, ई है। चौथा क्या हो जाएगा, ई है, ठीक है, ई है, यहां तक आ जाएगा। फिर यहां पर छोटी ई है मतलब ह्रस्व ई है, और ह्रस्व ई के बाद दूसरा क्या है, या है। तो पांचवा क्या हो जाएगा, ई है, पांचवा क्या हो जाएगा, ई। अब ये देखो यहां पर इतने पद थे, 5 पद थे, आयन ए इन ई और ई, ठीक है। आयन ए इन ई और ई, ये क्रम से ये जो आयने यीनी यह ये जो यहां तक पद है, इन पदों को मैंने इनको अलग अलग कर दिया। तो अलग अलग कर दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतने यहाँ पर पद हैं जो जुड़ करके संधि अधिकार होकर के आयने यीनी यह ऐसा बना है, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि ये जो प्रत्यादि नाम अर्थात जो प्रत्यय आदि है, प्रत्यय आदि मतलब फा ढ ख छ घ, ठीक है। यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये प्रत्यय है, 5 जो यहाँ पर लिखे हैं फ ढ ख छ घ, ये प्रत्यय है, अनुबंध लोप होकर के यहाँ पर मूल जो बचता है वो यहाँ पर लिखा है। इन्हीं प्रत्ययों के स्थान पर ये आदेश होते हैं, तो याद रखना। अब यहाँ पर क्रम से लगाओगे, जैसे फा है तो फा को क्या हो जाएगा, आयन, फा को क्या होगा, आयन। तो नीचे में क्या कर दे रहा, प्रत्यय लिख दे रहा, ऊपर समझ जाना कि ये यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आदेश हो रहे हैं। तो फा को क्या होता है, आयन हो जाता है। दूसरा क्या है, ढा, अब ढा को क्या होगा, तो ए हो जाएगा, ढा को क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो ढा को क्या होगा, ए। दूसरा क्या है यहाँ पर, ए, तो ढा को ए। इसके बाद क्या है, खा, तो खा को क्या हो जाएगा, इन, खा को इन। और इसके बाद क्या है, छा, तो छा को क्या हो जाता है, ई, और इसके बाद क्या है, घा, तो घा को क्या हो जाता है, ई, ठीक है। अब ये क्रम समझ में आ गया। अब ये जो क्रम है कि फा को आयन, ढा को ए, खा को इन, छा को ई, घा को ई, ये दिमाग में अच्छी तरह से यदि बैठा लोगे तो पूरे ये तद्धित में काम आएगा। पूरे तद्धित में ये प्रत्यय होते हैं, इन प्रत्ययों को यही आदेश हो जाते हैं इसी सूत्र के द्वारा, आयने यीनी यह फा ढा खा छघाम प्रत्यादि नाम। इस सूत्र को याद रख लो, ठीक है। जैसे क्या होता है कि मान लो कहीं पर नद्यादिभ्यो ढक एक सूत्र है, मतलब नदी आदि शब्दों से ढक प्रत्यय होता है, तो जिससे अब क्या होता है कि वहां पर वाराणसेयम इस प्रकार से आप प्रयोग सिद्ध करते हो, ठीक है। इसी प्रकार से स्त्रीभ्यो ढक, स्त्री शब्द से ढक प्रत्यय होता है, तो राधेयः, ठीक है, वैनतेयः। तो जैसे बिनता शब्द है तो बिनतायाः अपत्यम वैनतेयः, इसी तरह से राधायाः अपत्यम राधेयः, तो राधेयः मतलब राधेयः। इसी तरह से राधेय किस उसको कर्ण को कहते थे ना, राधेय,
ठीक है। तो अब राधा शब्द से या विनता शब्द से वैनतेय राधेय आखिर ये बने कैसे, ठीक है, क्योंकि प्रत्यय तो विनता शब्द से ढक हुआ था, ठीक, मतलब स्त्रीभ्यो ढक से ढक हुआ था या विनता शब्द से ढक हुआ था, इसी तरह से नदीवाची शब्दों से ढक हुआ था, तो हुआ तो ढक था, लेकिन वहां पर दिख रहा है राधेय और वैनतेय, वाराणसेय, तो ये कैसे हुए, ठीक है। तो ये इस सूत्र को यदि याद रख लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये राधेय वैनतेय ऐसे हुए, क्योंकि जब आपको यह पता चल जाएगा कि ढक प्रत्यय होता तो ढक में ककार की संज्ञा, और ककार की संज्ञा जो होने से जो ढा बचता है उस ढा को ए हो जाता है, जब ए हो जाएगा तो विनता शब्द से ए हो जाएगा, मिला दोगे वर्ण सम्मेलन कर दोगे तो बन जाएगा वैनते। इस प्रकार से यहाँ पर जैसे विनता के तकार उत्तरवर्ती आकार का लोप करके क्या बन जाता है, वैनते। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह से वाराणसी शब्द से वाराणसी जो बनता है वो इसी सूत्र का खेला है, यही सूत्र खेला करता है वहां पर, जिससे वाराणसी इस प्रकार से ये पद बनता है, ठीक है। तो ये सूत्र को बढ़िया से तैयार करना। आयने यीनी यह फाढ़ा खा छगाम प्रत्यादि नाम, फा ढा खा छगाम फा ढा खा छ और घा, इनको क्रम से फा को आयन, ढा को ए, खा को इन, छा को ई और घा को ई होता है। इसी तरह से जैसे घा को जब ई होता है, घा को ई होता है तो राष्ट्र शब्द बनाते हो, और राष्ट्र शब्द से राष्ट्र शब्द से क्या हो जाता है कि यहाँ पर घा प्रत्यय होता है, ठीक है। राष्ट्र शब्द से जब घा प्रत्यय होगा तो घा को क्या हो जाता है, ई हो जाता है, तो प्रयोग क्या बनता है, राष्ट्रीय, ठीक है। राष्ट्रावार पाराद घखो इस प्रकार से एक सूत्र है, तो उससे क्या हो जाता है, घा और खा प्रत्यय होता है। तो इसी प्रकार से खा प्रत्यय जहां पर होता है तो खा को हो जाता है इन, जब खा को इन हो जाता है तो ग्राम शब्द से ग्रामीण, ग्राम शब्द से जो आप ग्रामीण बनाते हो तो वो ग्रामीण कैसे बनता है, ग्राम शब्द से खा प्रत्यय होता है, खा प्रत्यय को इन हो जाता है, तो इन होने से बन जाता है ग्रामीण, नकार को ड़कार बन जाता है ग्रामीण। तो ये इसी सूत्र का पूरा खेल है, जो प्रत्ययों के जो स्वरूप है उन स्वरूपों को पूरी तरह से, अर्थात प्रकृति को पूरी तरह से एक तरह से बदल देता है, ठीक है, या प्रत्ययों को पूरी तरह से चेंज कर देता है। तो ये सूत्र को याद रखना, आयने यीनी यह फा ढा खा छगाम प्रत्यादि नाम, इसको दिमाग में ही बैठा लोगे। फा को क्या होता है, आयन होता है, ढा को ए होता है, खा को इन होता है, छा को ई होता है, और घा को क्या होता है, ई होता है। अब जब ये पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो अब यहां पर लगाओ ये इसका उदाहरण, गर्गस्य युवा पत्यम गार्ग्यायण। अब यहां पर एक प्रयोग बनता है गार्ग्यायण। तो गार्ग्यायण में होता क्या है कि अभी आपने गार्ग्य और वात्स्य ये दो उदाहरण आपने सिद्ध किए थे। गार्ग्य और वात्स्य कैसे बनते हैं, गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य, गर्गस्य गोत्रापत्यम, तो गर्गस्य अर्थात गर्ग का जो गोत्रापत्य उसको क्या बोलोगे, गार्ग्य, उसको क्या कहेंगे, गार्ग्य। अब ये जो गार्ग्य है ये क्या है, उदाहरण है। यहां पर आपसे पूछेगा कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो गर्गादिभ्यो यह से यह प्रत्यय हुआ है। अब यहां पर होता है क्या है कि गर्ग शब्द है, और गर्ग शब्द से आप गर्गस्य गोत्रापत्यम, ऐसी स्थिति पर यहां पर गर्ग शब्द से गश और इसके बाद गर्गादिभ्यो यह से क्या हो जाएगा, यह प्रत्यय हो जाता है। अब यह प्रत्यय होगा तो यह में यकार की संज्ञा हो जाती है, केवल क्या बचता है, या बचता है, तो ये इत है, इत होने से क्या होता है, वृद्धिकार होते हैं। तो गर्ग गश या ऐसी स्थिति पर प्रातिपदिक संज्ञा सुपधातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो गर्ग या, गर्ग या में क्या कर देना है कि यहाँ पर तद्धिते सुचामादेश है, इस सूत्र से क्या कर देना, यहाँ पर वृद्धि कर देना, वृद्धि कर दोगे तो बन जाएगा गार्ग या। बाकी यचुभम से भाषंज्ञा और यस्य तीजा से गार्ग में जो पर वाला जो गा है, पर वाले गकार के अकार का क्या हो जाएगा, यस्य तीजा से लोप हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा गार्ग्य। अब जब गार्ग बन जाता है तो गार्ग जब बनने के बाद, अर्थात गार्ग जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो गार्ग बनने के बाद ही अब यहां पर क्या कर देना है कि सूत्र लगा देना है गोत्राद्यून्य अस्त्रियाम। तो ये सूत्र क्या करेगा, नियम कर देगा कि युवापत्य विवक्षित होने पर गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय होगा, ठीक है। और जीवत तु वंश युवा ये सूत्र लगता ही है, तो जीवत तु वंश युवा से क्या हो जाता है, युवा पत्य युवा संज्ञा हो जाती है, ठीक है। युवा संज्ञा होने पर गोत्राद्यून्य स्त्रियाम से नियम हो जाता है कि गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय होगा। तो गोत्र प्रत्यांत से ही जो प्रत्यय होगा, तो जैसे अभी हमने बनाया ना कि गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्यः, तो ये गोत्र प्रत्यांत ये पहले ही हमने कर दिया, ठीक है। गोत्र प्रत्यांत करके हम क्या बना लिए थे, गार्ग्य बना लिए थे, और गार्ग्य बनाने के बाद अब यहां पर क्या होता है कि यं योश्च ये सूत्र आया। यं योश्च सूत्र, इसके विषय में मैंने आपको क्या बताया था
गोत्र अर्थ में यं यौ तदंतात फक, अर्थात गोत्र अर्थ में जो य और ए प्रत्यय तदंत से फक प्रत्यय होता है। तो गोत्र अर्थ में जो य और ए प्रत्यय तदंत शब्द से फक प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर देखो गोत्र अर्थ में ये प्रयोग बना है क्योंकि गर्गश गोत्रापत्यम गार्ग्य ऐसे हमने बनाया था। तो गोत्र अर्थ में कौन सा प्रत्यय हुआ है, गर्गादिभ्यो यं से यहाँ पर यह प्रत्यय हुआ है। ठीक है, गर्गादिभ्यो यं से यहाँ पर यह प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पर गोत्र अर्थ में कौन सा प्रत्यय है, यह प्रत्यय है। यं योश्च सूत्र की वृत्ति देख लो, वही यही ये सूत्र ये भी यही कह रहा है कि गोत्र अर्थ में जो यह प्रत्यय और अ प्रत्यय, तो गोत्र अर्थ में जो यह और अ, तो यहाँ पर यह प्रत्यय है, तदंत शब्द से फक प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर यह प्रत्यय है, यह प्रत्यय अंत में है, तो ऐसे शब्द से क्या हो जाएगा कि यं योश्च सूत्र के द्वारा फक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो यं योश्च सूत्र के द्वारा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, फक प्रत्यय हो जाएगा। फक में होता क्या है कि ककार की हो जाती है इत संज्ञा, ककार की इत संज्ञा होने से ये क्या कहलाएगा, कित कहलाएगा। तो यहां पर क्या बचता है, फा। क्या बचेगा केवल फक में, फा। अब जब फक में फा बचेगा तो अब यहां पर क्या कर देना है कि सूत्र लगा देना, आयने यीनी यह फाठा खा छघाम प्रत्यादि नाम। अब ये सूत्र आ जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। स्त्री में जाओगे तो वहां पर भी ये सूत्र काम आता है। ठीक है, यहाँ पर ये तो यहाँ पर तद्धित में तो ये सूत्र सारे तद्धित में ये सूत्र अपना काम करेगा। तो इस सूत्र को बढ़िया से तैयार करना। अब ये सूत्र क्या करता है कि फा के स्थान पर मैंने क्या बताया था कि फा के स्थान पर आयन होता है। तो फा के स्थान पर क्या होता है, आयन। अब यहाँ पर फा में आ को छोड़ करके, मतलब केवल जो हलंत जो फा है उस फा के स्थान पर ही आयन करेगा, मतलब आ बचेगा। ठीक है, आ के स्थान पर ये आयन नहीं करेगा, बल्कि फा में जैसे व्यंजन है तो स्वर भी मिला रहता है व्यंजन में, तो फा में क्या है, आ भी है, तो आ को छोड़ करके केवल फा के स्थान पर क्या कर देगा, ये सूत्र आयन कर देगा। अब ये सूत्र जब आयन कर दिया तो अब यहां पर क्या होगा कि गार्ग्य आयन आ, ये आ कहां से है, जो फाकार उत्तरवर्ती जो आकार है वही वाला ये आ है। गार्ग आयन या आ, ऐसी स्थिति पर क्या हो जाता है कि यहां पर यचिभम से हो जाती है भाषंज्ञा। भाषंज्ञा होने पर यस्सेति च इस सूत्र के द्वारा यस्सेति च, इस सूत्र से क्या होता है कि गार्ग में जो यकार उत्तरवर्ती जो आ है, अर्थात यकार में जो आ है, इस आकार का हो जाएगा लोप। जब इस आकार का लोप हो जाएगा तो ये हो जाएगा हलंत, हलंत होगा तो आयन का जो आ है ये मिल जाएगा इससे, तो ये मिलेगा तो बन जाएगा गार गायन। यहाँ पर ये भी आ अर्थात फक का जो फक और उत्तरवर्ती जो आता वो भी मिल जाएगा किससे, ना से। तो ये बन जाएगा प्रयोग गार्ग्यायन, गार्ग्यायन, ऐसा ये बन जाएगा। ठीक है, तो गार्ग्यायन, ये सब इनको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा प्रयोग गार्ग्यायन। गार्ग्यायन में अब यहां पर क्या कर देना है कि एक सूत्र है अटकुपवांग नुम्य वायेपी, अटकुपवांग नुम्य वायेपी। तो अटकुपवांग नुम्य वायेपी इस सूत्र से यहाँ पर जो गार्ग्यायन में जो नकार है, इस नकार को हो जाएगा लकार, तो लकार होने पर प्रयोग बन जाएगा गार्ग्यायन। सु आएगा, सु के स्थान पर क्या कर देना, हृत्व विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा गार्ग्यायण। इस प्रकार से गार्ग्यायण की सिद्धि करना है। गार्ग्यायण क्या है, उदाहरण है। तो गार्ग्यायण बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एंट्रेंस में जो भी यूजीसी या नेट यूजीसी की या पीजीटी वगैरह की जो परीक्षाएं होती हैं वहां पर देखना ये जरूर पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से बना है कि गार्ग्यायण में कौन सा प्रत्यय हुआ है। अब कौन सा प्रत्यय हुआ है वो यही बता पाएगा जिसने यंयोश्च सूत्र को पढ़ा है। तो यंयोश्च सूत्र को जिसने पढ़ा है वही बता पाएगा कि यहाँ पर फक प्रत्यय हुआ है। या गार्ग्यायण में फक को आयन किसने किया, तो जिसने आयने ईनी या फाढ़ा चगाम प्रत्यादि नाम जो सूत्र पढ़ा है वही ये बता पाएगा कि यहाँ पर गार्ग्यायण में क्या होता है, आयन होता है। फक को क्या होता है, आयन होता है। इस प्रकार मिलके क्या बनता है, गार्ग्यायण। तो गार्ग्यायण को आपने देखा कि किस प्रकार से गार्ग्यायण की सिद्धि की है। गार्ग्यायण के बाद इसी तरह से एक प्रयोग बनता है दाक्षायण। तो दाक्षायण उसे कहते हैं। अब ये जो गार्ग्यायण है ना, तो गार्ग्यायण का मतलब हो जाएगा जो गर्ग का जो गोत्रपथ्य उसको कहते हैं गार्ग्यायण। इसी तरह से दाक्षायण, तो दाक्षायण में क्या कर देना कि दक्षस्य गोत्रापत्यम बन जाएगा दाक्षायण। तो दाक्षायण कैसे बनेगा, दक्षस्य अर्थात दक्ष का जो गोत्रापत्य है
उसको क्या बोलते हैं, दाक्षायण। तो दाक्षायण, दक्षस्य गोत्रापत्यम दाक्षायण, तो यहां पर भी दक्ष शब्द से क्या हो जाएगा, दक्ष शब्द से गश और गर्गादिभ्यो से यह दक्ष गस है, कृतज्ञ समासाच्य से प्रातिपदिक संज्ञा सुबोधातु प्रातिपदिक योश विभक्ति का लोप, दक्ष दक्ष ऐसी स्थिति पर क्या कर देना है, यहां पर वृद्धि अधिकार हो जाएंगे तो प्रयोग बन जाएगा दाक्ष, और दाक्ष बनने पर क्या कर देना है, यही योश सूत्र से फक प्रत्यय होने पर ककार की संज्ञा, ककार की संज्ञा होने से आईने या फाढ़ा खा जगाम प्रत्यादि नाम सूत्र से क्या हो जाएगा, फक को हो जाएगा आयन, दाक्ष आयन मिला दोगे बन जाएगा दाक्षायन, नकार के नकार को अटकपुआंग विवाहेपी सूत्र से नकार को ड़कार बन जाएगा दाक्षायन, सु का सु आएगा स्वाद्योत्पत्ति करके, सु का क्या कर देना, रुत्त विसर्ग कर देना, रुत्त विसर्ग कर दोगे तो प्रयोग बन जाएगा दाक्षायण। इस प्रकार से दाक्षायण की सिद्धि कर लेना। इसी प्रकार से वात्स्यायन, तो वात्स्यायन में क्या कर देना है, वात्स्यायन अर्थात जो वत्स है, वत्स का गोत्रापत्य, तो वत्सस्य गोत्रापत्यम, पहले वत्सस्य गोत्रापत्यम ऐसी स्थिति पर गर्गादिभ्यो ऐसे क्या कर देना, यह कर देना, तो बन जाएगा, और वृद्धि का तद्धित स्वचामादे से आदि को वृद्धि हो जाएगी तो प्रयोग बन जाएगा वात्स्य, प्रयोग क्या बन जाएगा, वात्स, और वात्स बनने के बाद फिर क्या कर देना कि यहां पर यंयोश सूत्र से क्या कर देना, फक प्रत्यय, तो फक प्रत्यय में ककार की संज्ञा फा रहेगा, फा के स्थान पर आयनी या फाढ़ा खाचगाम प्रत्यादि नाम, फा अर्थात जो केवल फा में आकार को छोड़ करके फा के स्थान पर हो जाएगा आयन, ठीक है, आयन होकर यहां पर क्या हो जाएगा, वात्स्यायन, और वात्स्यायन में नकार यहां पर शु आएगा, शु का विसर्ग बन जाएगा वात्स्यायन। तो इस प्रकार से मित्रों गार्गायण, वात्स्यायन, दाक्षायण, इनकी सिद्धि करना है, इन सूत्रों को बढ़िया से तैयार करना है। इसी प्रकार से यदि सूत्रों को तैयार कर लिए तो कहीं से कोई क्वेश्चन कभी भी पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, संस्कृत से कोई संबंधित परीक्षा होगी वो बिल्कुल छूटने वाली नहीं है। तो अब यहाँ पर ये प्रत्यय तो हो गए, फक प्रत्यय का हो गया। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है ईय प्रत्यय करने वाला। ईय प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है, ये सूत्र है अत ईय। अत ई, अब ये जो ई है यही प्रत्यय है, ठीक है, ई में जो ई है ये क्या है, यही प्रत्यय है, ई प्रत्यय विधायक ये सूत्र है अत ई। अत ई का मतलब होता है, अत का मतलब होता है ह्रस्व अकारांत, तो अत का मतलब तपरकरण किया गया, तपरकरण करने से क्या हो जाएगा कि दीर्घ आ नहीं बल्कि ह्रस्व आ, तो ह्रस्व अकारांत से अपत्य अर्थ में ई प्रत्यय होता है। तो ये याद रखना कि अपत्य अर्थ में, इसकी वृत्ति में भी लिखा है कि अपत्यर्थे, अपत्यर्थे मतलब अपत्य अर्थ में, संतान अर्थ में क्या होता है कि ह्रस्व अकारांत षष्ठ्यंत समर्थ प्रातिपदिक से ईय प्रत्यय होता है। तो अपत्य अर्थ में षष्ठ्यंत समर्थ प्रातिपदिक से ईय प्रत्यय होता है। षष्ठ्यंत समर्थ प्रातिपदिक तस्यापत्यम सूत्र में हमने पढ़ा था कि वहां पर उस सूत्र ने कहा था कि षष्ठ्यंत समर्थ प्रातिपदिक से जहां पर कृत संधि आदि कार्य हो गए हैं वहां पर क्या होता है कि प्रत्यय होते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति पर प्रत्यय होते हैं। तो अत ई से, अत से क्या समझना है, अत से समझना है ह्रस्व अकारांत। यदि सूत्र से भी सीधे घटाना है, दो पद हैं तो दो पद का अर्थ क्या निकलेगा, तो अत मतलब ह्रस्व अकारांत शब्द से क्या होता है, ये प्रत्यय होता है, तो ई मतलब ये प्रत्यय होता है। बाकी यहाँ पर षष्ठ्यंत समर्थ प्रातिपदिक इस प्रकार से भी कर लेना क्योंकि पूर्व सूत्र से अनवृत्ति आदि हो रही है, ठीक है। अपत्य अर्थ है ही, अपत्य की विवक्षा है ही, प्रयोग बनता है दाक्षी। उदाहरण क्या है, दाक्षी, दाक्षी भी कई बार पूछा गया है। ये जो दाक्षी प्रयोग है बहुत बार लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है, जहां भी तद्धित लगा है कि कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो दाक्षी मतलब, दाक्षी का मतलब होता है जो दक्ष की जो संतान होती है, तो दक्ष की संतान को कहते हैं दाक्षी। तो दक्ष, दक्षस्य अपत्यम पुमान, इसका जो विग्रह करते हैं, दक्षस्य अपत्यम अर्थात दक्ष का जो अपत्य, ठीक है, दक्षस्य अपत्यम पुमान, दक्ष की जो संतान, तो दक्षस्य अपत्यम पुमान, तो यहां पर क्या होता है कि दक्ष शब्द रहता है, दक्ष शब्द से क्या करते हैं ना, दक्षस्य जब ऐसा षष्ठी करोगे तो षष्ठी का चिन्ह क्या है, गश, तो दक्ष गश और दक्ष गस, ऐसी स्थिति पर क्या कर देना, इति अलौकिक विग्रह, ये क्या होता है, इसको कहते हैं अलौकिक विग्रह। तो दक्ष गश ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर देना, अत ई, इस शब्द से ई प्रत्यय करना। ये सूत्र, अत ई सूत्र क्या कहता है कि ह्रस्व अकारांत शब्द से षष्ठ्यंत समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में
ई प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर देखो जो दक्ष है ये हर्ष अकारांत है, ठीक है, हर्ष अकारांत, छकार उत्तरवर्ती अकार अंत में है, तो और हर्ष भी है, तो हर्ष अकारांत शब्द है, षष्ठ्यंत समर्थ प्रातिपदिक है ही, इसी सूत्र से क्या हो जाएगा, ई प्रत्यय हो जाएगा। ई प्रत्यय होने पर इकार इत संज्ञक है, इकार की संज्ञा हो जाती है, ठीक है, इत है, इत केवल क्या बचेगा, ई बचेगा। तो दक्ष ई, दक्ष गश ए, दक्ष गश में कृतद्ध समासाच्य से प्रातिपदिक संज्ञा, शुभोधातु प्रातिपदियों से गश का लोप कर देना, तो दक्ष ई, ऐसी स्थिति रहती है। अब दक्ष ई में क्या कर देना कि यहाँ पर तद्धिते स्वचामादेश आदि एच को हो जाती है वृद्धि। तो आदि एच कौन है, यहाँ पर दा में दकार उत्तरवर्ती जो आ है ये आदि एच है, इसी को हो जाएगी वृद्धि, तो इसको वृद्धि होगी तो बन जाएगा दाक्ष ई। अब दाक्षी में यचिभम से भासंज्ञा, यस्से तिचा से जो छकार उत्तरवर्ती जो आ है, चकार उत्तरवर्ती आकार का कर देना लोप, जब लोप कर दोगे तो प्रयोग बन जाएगा दाक्षी, शु आएगा सु का विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा दाक्षी। इस प्रकार से दाक्षी की सिद्धि कर देना। तो फिर मित्रों इस यहीं पर आज की कक्षा को विराम करेंगे, फिर इसके बाद मिलेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार।